एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा निकेतन। लास्ट टाइम जो हमारी सीरीज चल रही है, हम लोग बात कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो पहले वाले लेक्चर में जो पहली वाली वीडियो हमने जो डाली थी उसके अंदर हमने बात की आपका कंसंट्रेशन टर्म्स, दो कंसंट्रेशन टर्म्स के बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल किए। एक मोलैरिटी था, दूसरा था मोल फ्रैक्शन। अब अगली जो कंसंट्रेशन टर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है और उस कंसंट्रेशन टर्म का नाम है नॉर्मेलिटी। यहां पर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगी, हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव लेवल पे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसंट्रेशन टर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मेलिटी है क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। रिपीट कर रहा हूं, 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। अब पॉइंट आ गया, सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? आप इसी चीज को समझेंगे कि भाई ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट क्या है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट की बात करेंगे, इसको डिफाइन किया जाएगा mass of solute, that is given mass of solute divide by equivalent mass। तो मैं कह सकता हूं बेसिकली ये रेशियो है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट एंड इक्विवेलेंट मास का। इसका जो रेशियो है उसके रेशियो को बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब पॉइंट आ गया, सर ये इक्विवेलेंट मास क्या है? अब इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे, इट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को जब डिवाइड करेंगे एन फैक्टर से, जो भी आपकी वैल्यू निकल के आएगी दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट मास। अब एक और कंसर्न आ गया, सर ये इतनी सारी चीजें, अब यहां पर एक और नई चीज आ गई, एन फैक्टर क्या है? तो बात करेंगे एन फैक्टर की। तो एन फैक्टर क्या है? तो यहां पर एन फैक्टर बेटा अलग अलग चीजों का अलग अलग ढंग से कैलकुलेट किया जाता है, अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं। एन फैक्टर हम लोग एसिड के लिए अलग से कैलकुलेट करते हैं, बेस के लिए अलग से कैलकुलेट करते हैं, सॉल्ट के लिए अलग से कैलकुलेट किया जाता है। अब पहला पॉइंट, एन फैक्टर फॉर एसिड को बोला क्या जाता है? बेटा एन फैक्टर फॉर एसिड्स को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। क्या बोलेंगे? बेसिसिटी। ये भी सिखा दूंगा कि एसिड के लिए बेसिसिटी क्यों बोला गया। अब इसी चीज को पहले हम लोग समझेंगे कि है क्या, बेसिसिटी क्या है। तो आप ऐसा बोलोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेसेबल बाय एन एसिड। एक एसिड कितने हाइड्रोजन आयन दे सकता है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिसिटी। दैट इज कॉल्ड एज बेसिसिटी। एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहां पर एग्जांपल देखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, 2 हाइड्रोजन है तो भैया 2 हाइड्रोजन दे देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के एन फैक्टर की वैल्यू कितने आ जाएगी? 2। एक और एग्जांपल ले लो, नाइट्रिक एसिड, इसमें 1 हाइड्रोजन है तो रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करेगा 1 हाइड्रोजन दे देगा। दैट्स व्हाई एन फैक्टर फॉर नाइट्रिक एसिड HNO3 है आपका, एन फैक्टर फॉर नाइट्रिक एसिड उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू बेटा आपका एसिड। वही अगला पॉइंट आएगा बेसिस के लिए। बेस का जो एन फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। होता क्या है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेस्ड बाय एन बेस। एक बेस कितने OH नेगेटिव आयन डोनेट कर सकता है, उस चीज को क्या बोला जाएगा बेटा? आपका एसिडिटी। क्या बोला जाएगा? एसिडिटी। एग्जांपल देख लीजिएगा, NaOH, कितने OH है बेटा? 1। तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितने OH दिख रहे हैं? 2। तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो इस ढंग से आप एसिड एंड बेस का एन फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैं एसिड एंड बेस के ऊपर कंसंट्रेट करूंगा, फिर ऑब्जेक्टिव को आपका कॉन्सेप्ट के अंदर मैं सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालता हूं वो भी आपको सिखा दूंगा। अब पॉइंट आता है, सर केमिस्ट्री में उलझने आगे कम थी कि आपने यहां पर नाम उल्टा कर दिया, एसिड के लिए बेसिसिटी बोल रहे हो, बेसिस के लिए एसिडिटी बोल रहे हो, तो सेम रखते। आगे इतना कंफ्यूजन है, इसमें इतनी सारी डेप्थ है तो और हमारा कंफ्यूजन आ गया। बट साइंस में हर चीज का लॉजिक है, खासकर केमिस्ट्री में। अब इस चीज को एक कहानी से समझते हैं
मान लीजिएगा मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अभी सिंगल था, ये मैं हूं, ये मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं सिंगल हूं, मेरे पास 10 लाख रुपए। अब सुदर्शन सर जो हमारी हेल्प करते हैं वीडियो बनाने में, वो मेरे जिगरी यार हैं, मान लो मेरे से सीनियर है, मैं खाली एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूं। तो ये मेरे पास आते हैं, रंधावा यार मुझे ना 5 लाख की जरूरत है। अब लंगोटी यार है, हम काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये कहते हैं मैं आपको 2-3 महीने का रिटर्न कर दूंगा, ईमानदार इंसान है, तो ये रिटर्न भी कर देते हैं। अब घर वाले मेरी शादी कर देते हैं, ये मेरी वाइफ है, ये मैं हूं। अब घर वाले जब मेरी शादी कर देते हैं, सुदर्शन सर दोबारा आते हैं कि रंधावा यार मैंने बिजनेस एक्सपैंड करना है, मुझे 5 लाख की जरूरत है। हम दोनों की बातें मेरी वाइफ सुन रही होती है। अब मेरी, मैं अंदर से पैसे लेने जाता हूं, मेरी वाइफ कहती ना पैसे नहीं देने, क्या तो वो वापस ना करे। मैंने कहा बड़ा ट्रस्टी इंसान है, काफी देर से मैं जानता हूं, तो ऐसी टेंशन में कोई बात नहीं, वो रिटर्न कर देंगे। कहती ना ना ना, केवल नहीं रिटर्न करे। तो यहां पर पैसे शादी से पहले भी 10 लाख थे, शादी के बाद भी 10 लाख है। लेकिन शादी से पहले मैं किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको मन चाहे मैंने पैसे दे दिए। लेकिन शादी के बाद मेरी वाइफ डिसाइड कर रही है मैं किसको कितना पैसा दूंगा, दूंगा या नहीं दूंगा। तो कंट्रोलिंग फैक्टर मेरी वाइफ आ गई। तो वैसा ही हिसाब यहां पर है। जब एसिड सिंगल है, बिंदास अकेला, कोई चिंता नहीं है भैया, कौन कितने हाइड्रोजन देगा वो डिपेंड करेगा उसके बाद कितने हाइड्रोजन। अकेला है तो बिंदास है भैया, जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन दे सकता है। लेकिन जब वो किसी रिएक्शन में आ गया, रिएक्शन में आ गया तो मेरी शादी होगी, शादी होगी बेस के साथ। बेस डिसाइड करेगा भाई एसिड कितने हाइड्रोजन देगा या हाइड्रोजन कितने आपके हाइड्रोजन नहीं देगा। लाइन को ध्यान से सुनना, किसी रिएक्शन में एक एसिड कितने हाइड्रोजन दे सकता है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय बेस। इसलिए एसिड के लिए क्या टर्म लिखी गई, बेसिसिटी। वही कहानी है बेस और एसिडिटी के लिए। अब एक रिएक्शन में जब बेस सिंगल था, बिंदास था, जितने ओट्स थे वही दे सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। अब रिएक्शन में आया, दैट में एसिड के साथ शादी हो गई, एसिड डिसाइड करेगा कि भैया बेस कितने OH एक किसी रिएक्शन में दे सकता है। तो देयरफॉर बेसिस के लिए हमने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, एसिडिटी। ये कोई तुक्का नहीं है, कोई आपका ऐसे नहीं है कि खामा बना दिया गया, इसके पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। आई होप ये चीज आप लोग रिलेट कर पाए होंगे। तो ठीक है जी, अब इसी के बेसिस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब देखिए बेटा, नॉर्मेलिटी में पहला न्यूमेरिकल है, ये किसी एग्जामिनेशन में आया है, तो उस एग्जामिनेशन के बेसिस पे अब न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। भाई लोगों, अपने को कैलकुलेट करना है नॉर्मेलिटी। सिंपल सरल भाषा में दिया क्या है, अपने को भाई दे रखा है, अपने को यहां पर दे रखा है 4 ग्राम NaOH, और जो वॉल्यूम दे रहा है भाई, वॉल्यूम दे रहा है 1000 ml। डेटा मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, 4 ग्राम NaOH दे रखा है और वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 1000 ml। अब बोलता है कैलकुलेट करके बताओ नॉर्मेलिटी कितनी होगी। तो हम भी कर लेते हैं भैया, हमें कौन सी कमी। तो यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर वॉल्यूम ml में दिया है, तो मैं यहां पर उसको लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो जब ml आएगा तो भाई यहां पर क्या आ जाएगा, 1000। क्या आ जाएगा, 1000। तो ठीक है, वॉल्यूम मेरे को पता है, गिवन है 1000 दे रखी है, इनटू 1000। अब कंसर्न क्या है, मुझे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करना है। तो निकालते हैं भैया, फॉर्मूला हमने पहले पेज पे देख रखा है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट वो निकाला जाता है गिवन मास डिवाइड बाय आपका क्या रहेगा, इक्विवेलेंट मास। गिवन मास आपको दे रखा है 4 ग्राम, तो लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब दिक्कत क्या है सर, इक्विवेलेंट मास निकालो। तो वही नहीं भैया, हमने फॉर्मूला सीखा है ना पिछले पेज में अभी। तो इक्विवेलेंट मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। अब भाई यहां पर मॉलिक्यूलर मास NaOH का निकालना है, तो निकाल लेते हैं भैया। अब हम सबको पता है इन सबके इंडिविजुअली एटॉमिक मासेस क्या क्या है। एक सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास 23, 1 इंटू क्या आ गया 16, 1 इंटू क्या आ गया 1, 23, 16 प्लस 1 17 आ गया, कितना आ गया बेटा 40।
तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर मास है NaOH का कितना आ गया 44। अब NaOH के एन फैक्टर की बात करेंगे। एन फैक्टर की बात करें तो NaOH में एक OH है, तो ये एक OH क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो भाई यहां पर एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहां पर एन फैक्टर कितना आ गया 1। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कितना आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40। इस चीज का ध्यान रखना। यहीं से एक ऑब्जेक्टिव आया था मेंस के, जेई मेंस के पेपर में, कि क्या इक्विवेलेंट मास एंड मॉलिक्यूलर मास कभी एक दूसरे के बराबर हो सकता है। आंसर है यस। आपके सामने मॉलिक्यूलर मास भी 40 है, इक्विवेलेंट मास भी 40 है। तो ध्यान रखिएगा, जब जब एन फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी तो इक्विवेलेंट मास एंड मॉलिक्यूलर मास दोनों की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ठीक है जी, न्यूमेरिकल पे वापस आते हैं। इक्विवेलेंट मास निकाल दिया बेटा आपका 40। तो यहां पर आपका आ जाएगा, तो ये आपका रहेगा 1/10। तो ये आपका आ जाएगा 0.1। तो यहां पर आ जाएगा 0.1। सॉल्व करेंगे तो यहां पर नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी 0.1 नॉर्मल। एन आपका नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आपकी क्या आ जाएगी नॉर्मेलिटी, क्या निकल के आ जाएगी नॉर्मेलिटी। तो इस ढंग से हम लोग नॉर्मेलिटी का इस न्यूमेरिकल को बेटा क्या कर पाए, हम लोग सॉल्व कर पाए। तो ये था आपका नॉर्मेलिटी का न्यूमेरिकल। अगली वीडियो में हम लोग नॉर्मेलिटी के रिगार्डिंग कुछ एक्सेप्शंस की बात करेंगे, वहां पर आप नई चीजें सीखेंगे। तो प्लीज अगर हमारे एफर्ट, हमारी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।